महाराष्ट्र के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज इस खास जिम्मेदार शासन के कैडर कैंटोनमेंट की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बाबूजी डॉक्टर ब्रह्मानंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दशरथ मुर्रा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित एडवोकेट दयाराम गौतम जी, हमारे कोषाध्यक्ष देव नारायण जी, सुनील कुमार मोहरा साहब, तो हमारे प्रदेश के महासचिव डॉक्टर बी आर मोहरा जी, राम धारी जी, कन्हैयालाल मोहरा जी और समस्त जिम्मेवार साथियों को, बहनों को, भाइयों का मेरा सादर नमन है। जय हिंद। साथियों, आज इस बोध यात्रा में दूसरी बार आया। एक बार हम लोग कुशीनगर के लिए जा रहे थे, क्या रहे थे लोग जा रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग चाय खाने नाश्ता किया और उस दिन कुछ चर्चा हुई। आज कोशिश की गई है से साथियों को यहाँ बुलाया जाए। उम्मीद करता हूँ कि बहुत साथी आए होंगे। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? नहीं आ रही ना? आगे आ जाओ। साथियों को पीछे आवाज नहीं आ रही, आगे आ जाओ। आगे कुर्सी खाली आ जाइए, आगे आ जाइए आप लोग। आदरणीय बाबू जी ने, दशरथ मौर्य साहब ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने काफी बातें आपके बीच में रखी है। मैं आपके बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूं। आप लोग देखते होंगे कि लगभग बुद्ध धर्मों में काम करने वाले सभी संगठन एक स्वर से बात कहते हैं कि हमको भारत को बौद्ध में बनाना है। ऐसा सब कहते हैं ना? सारे साथी कहते हैं बौद्ध में बनाना है। और मैं ऐसा कहता हूं कि भारत बौद्ध में बन गया है। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ है, उस संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत को बौद्ध राष्ट्र बना दिया है। चलिए, मैं अपनी बात को मजबूत करने के लिए कुछ उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं। किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की, वो किस संस्कृति का राष्ट्र है, उसकी 4 पहचान होती है। ठीक है? 4 पहचान। सबसे पहले ध्वज, झंडा होता है ना, राष्ट्रीय पहचान, संस्कृति की पहचान। अच्छा, हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है, उस तिरंगा झंडा में जो धम्म चक्र है, ये किसकी पहचान है? अशोक सम्राट की पहचान है। राष्ट्रीय झंडा बोलिए सर, झंडा बीजेपी बोलती है। राष्ट्रीय ध्वज बोलिए, तिरंगा झंडा बीजेपी बोलती है, उसको निकालना तो ना बोलती। चलिए, मैं करेक्ट कर लेता हूँ अपने आप को, लेकिन मैंने देश की पहचान बताया है। अच्छा, देश और राष्ट्र अलग अलग होते क्या? सीख लूंगा ना, मुझे रोज से काम करना है, तो मुझसे गलती होगी। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है, उसमें जो धम्म चक्र की किसकी पहचान है? बौद्ध धर्म की पहचान है ना? राष्ट्र की
पहचान है, बुद्ध राष्ट्र की पहचान है, बुद्ध शासनकाल की पहचान है। ठीक है। अच्छा, बुद्ध शासन का मूल मतलब क्या था? क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। एक ना, हमारे संविधान का मूल आधार क्या है? संविधान का मूल आधार तो यही है, प्रस्तावना में ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसको लाया है। ठीक है। समानता, है ना? तो संविधान पूर्ण रूप से बौद्ध विचारधारा का है ना? ठीक है। निर्विवाद। तीसरी पहचान होती है करेंसी, सिक्का। जो सिक्का चलता है, नोट चलता है। अभी तो कुछ लोगों ने उसको छोटा कर दिया है। आप सन 80 और 85-90 तक के नोट देखेंगे आपको, तो उसमें अशोक सम्राट की लौट होती है ना, आज भी है कि छोटी कर दी है ना? अशोक सम्राट की लौट है ना नोट में। तो ये किसकी पहचान है? बौद्ध राष्ट्र की, है ना? 3 हो गई। चौथा होता है मोहर, जिसका ठप्पा चलता है। तो हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं या वैधानिक रूप से जो आदेश पारित होते हैं, उनमें क्या की मोहर लगती है? अशोक सम्राट के प्रत्येक चिन्ह की लगती है ना? यही 4 पहचान होती है किसी राष्ट्र की, कौन सा राज्य, कौन सा देश किस संस्कृति का है, किस विचारधारा का है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से इस देश को बौद्धमय राष्ट्र बनाया कि नहीं बनाया? बना दिया ना। अब 5वां और है। 5वां है कि उस देश के रहने वाले लोग बहुसंख्या में रहने वाले लोग किस संस्कृति को मानते हैं, किस विचारधारा को मानते हैं। तो यहां हम थोड़ा गलत है। भारत में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में बुद्ध संस्कृति को, धम्म की संस्कृति को नहीं मानते। शासन प्रशासन भारत की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वो बौद्धों के हाथों में नहीं है, वो गैर बौद्धों के हाथों में है। ठीक है ना? है ना? गैर बौद्धों के हाथों में। मैं समझता हूं गांव के सरपंच से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सारी भी शक्तियां हैं, संवैधानिक जितनी वो पावर है, ताकत है, वो बौद्धों के हाथों में नहीं है ना? इसीलिए अशोका विजयदशमी 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अंतिम जीवन के समय में धम्म की दीक्षा लेकर ये घोषणा किया कि मैं अब भारत को बौद्धमय भारत बनाऊंगा। बौद्धमय भारत माने समाज को बौद्ध देश बनाऊंगा। ठीक है ना? 70 वर्ष हुए, चूंकि बाबा साहब मात्र 49 दिन हमारे बीच में रहे, उसके बाद उनको समय नहीं मिला, वो हमारे बीच से चले गए। और ये काम जिस तरह से चलना चाहिए था, जिस सिस्टम से चलना चाहिए था, उस सिस्टम से हम इसे नहीं चला पाए। ठीक है ना? तो अब हमें करना क्या है? हमें सिस्टम से काम चलाना है, और सिस्टम से काम चलाना है तो हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान पहले करनी होगी। मैं माननीय काशीनाथ साहब का चेहरा हूं। 1980 में 82 में मैं उनके संपर्क में आ गया था, बड़ी छोटी उम्र में, और मेरे जीवन की कमाई के लिए काशीनाथ साहब मुझे 10,000 की भीड़ नाम जरूरत है। बहन जी का भी आशीर्वाद था। 2003 से 2015 तक मैं एमएलसी रहा। उनकी 4 सरकारों में राज्य मंत्री का दर्जा रहा। भारत के बड़े बड़े 10 राज्यों में मैं प्रभारी रहा।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, समझ रहे हैं? तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आज 6 सितंबर 2025 को यदि हम चिंतन करें, हमारे सारे लोग चिंतन कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग चिंतन कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कल से 10,000 हमारे संगठन है भारत में, हमारे बहुजन समाज के रजिस्ट्रेट तो लाखों है ना, वो भी चिंतन कर रहे हैं। चिंतन जब हम करते हैं तो चिंतन हमें इस बात का करना है कि भारत में मुख्य संघर्ष किस बात का है, मुख्य लड़ाई किस बात की। जब ये प्रश्न हम रखेंगे समाज के बीच में तो हमको आंसर मिलेगा, इसका उत्तर मिलेगा कि मुख्य संघर्ष जो है वो सत्ता का संघर्ष है, सत्ता की लड़ाई है। ठीक है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। भारत में सत्ता का संघर्ष नहीं चल रहा है, भारत में 2 संस्कृतियों के बीच में जबरदस्त घमासान युद्ध चल रहा है। संस्कृतियों का युद्ध है, संस्कृतियों का संघर्ष है। सत्ता तो उसका माध्यम है, सत्ता उसका माध्यम है कि जिस संस्कृति के लोगों के हाथ में होती है वो अपनी संस्कृति को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल सत्ता का वो करता ना वो। ठीक है, तो ये 2 संस्कृति कौन सी है? 2 संस्कृति है, एक ब्राह्मण संस्कृति, एक शर्मण संस्कृति। ठीक है, ब्राह्मण संस्कृति का मतलब वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, भेदभाव, असमानता, अंधविश्वास, ये उसके मूल आधार है, मूल उसके ये अस्त्र शस्त्र है। ठीक है, शर्मण संस्कृति का आधार क्या है? शर्मण संस्कृति का आधार है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा, है ना, समान रूप से। ये शर्मण संस्कृति का है। या दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि तथागत बुद्ध ने इसको शर्मण संस्कृति का ही नाम क्यों दिया? तो आज से 2500 वर्ष पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में 2 वर्ग थे। एक वर्ग था जिसे हम ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं, और एक वर्ग था जिसे उस जमाने में हम लोग शूद्र कहते थे, है ना। तो ये जो शूद्र वर्ग था, अभी तो वो SC, ST, OBC से जाना जाता है, लेकिन प्राचीन काल का उसका नाम शूद्र है। ठीक है, तो ये जो शूद्र वर्ग था, ये श्रम करके, श्रम माने मेहनत मजदूरी करके, ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसमें कोई छल कपट धोखा इसमें नहीं होता था। ठीक है, ब्राह्मण संस्कृति में क्या था? अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था, ईश्वरवाद, यानी वो मेहनत नहीं करते थे, परिश्रम श्रम नहीं करते थे, केवल वो ईश्वर का डर दिखाकर लोगों से पैसा वसूलते थे, अपना सिस्टम चलाते थे। ठीक है ना। तब बुद्ध ने इस संस्कृति का निर्माण किया और एक नारा दिया उस जमाने में। कौन सा नारा दिया बुद्ध ने? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात बहुजनों का हित हो, बहुजनों का सुख हो। ठीक है ना। तो बुद्ध ये समझ गए थे कि जो मुट्ठी भर लोग हैं ये कामचोर हैं, निकम्मे हैं, और लोगों के मस्तिष्क को खराब करके, अंधविश्वास उनमें पैदा करके उनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शोषण करते हैं। यही बुद्ध का आंदोलन था 45 वर्ष का। बुद्ध का आंदोलन आध्यात्मिक से शुरू हुआ था, लेकिन बुद्धि प्राप्त हो जाने के बाद, ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद वो आध्यात्मिक नहीं था,
पूजा पाठ का नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ग्रंथ लिखा है बुद्ध और तत्व। यदि आप उससे पढ़ेंगे तो आप वो समझ पाएंगे जो मैं कह पा रहा हूं, है ना। तो ये दो विचारधारा हमारे बीच में है, ठीक है। अब हमें ये करना है कि ये जो ब्राह्मण संस्कृति है जिसका नया नाम है मनुवाद और दूसरा नाम है अम्बेडकरवाद, हम उसको दो नाम से अभी वर्तमान में पुकारते, एक तरफ मनुवाद, एक तरफ अम्बेडकरवाद, ठीक है। दूसरा मैं आपका ध्यान और आकर्षित कराते हुए बात की तरफ, वैसे दुनिया में हजारों क्रांति हुई है, लेकिन मैं हजारों क्रांतियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित नहीं कराना चाहता। मैं केवल 4 क्रांतियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। बाबा साहब ने एक किताब लिखी है क्रांति की प्रतिक्रांति। क्रांति की प्रतिक्रांति अगर आप पढ़ेंगे, उसे गंभीरतापूर्वक पढ़ेंगे, करीब 4-5 बार पढ़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। 4 क्रांति, 4 क्रांति की शुरुआत होती है कहां से? आर्यों का आक्रमण और आर्यों का आगमन। आगमन भी कह सकते हैं हम उसे, और आक्रमण भी कह सकते हैं, ठीक है। उससे पहले कोई देवी देवता हमारे देश में नहीं थे, उससे पहले कोई वर्ण जाति हमारे देश में नहीं थी। ये जानने के लिए डॉक्टर विमल योगी ने एक किताब का संग्रह किया है, लेकिन इन्होंने संग्रह किया है। उस किताब का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता के सर्जन करता शूद्र और वणिक। सिंधु घाटी की सभ्यता के सर्जन करता शूद्र और वणिक, ठीक है। उससे यह साबित होता है कि दुनिया में उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता को मानने वाले हमारे पूर्वज सबसे उच्च कोटि के थे। विज्ञान, टेक्नोलॉजी सब हमारे भारत में था, है ना। लेकिन इस अच्छी व्यवस्था को, उसमें नारी और पुरुष का भी कोई भेद नहीं था। आज से 8,000 वर्ष पूर्व चेयरमैन होते थे नगरों में। उन चेयरमैनों में पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी चेयरमैन होती थी। कई नगर पालिका में महिलाएं भी सभासद होती थी। इसका मतलब नर और नारी में कोई भेद नहीं था, कोई दोनों में ऊंचा नीचा नहीं था। जैसे मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं, ऐसे ही नर और नारी दोनों मिलकर एक मानव जीवन संचालित होता था, ठीक है ना। तो इसको तहस नहस किसने किया? इसको तहस नहस किया मध्य मलेशिया से चलकर जो आर्य लोगों का प्रवेश भारत में। इसे समझने के लिए एक किताब लिखी गई है, महाराजा बली का शासन। महाराजा बली का शासन जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि 1-1.5 घंटे में या 2 घंटे में कैडर की जैसी बातें की जा सकती हैं, कैडर नहीं हो सकता। कैडर के लिए तो कम से कम 3 दिन चाहिए, वोट चाहिए, है ना, और सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक का टाइम चाहिए। तब उसे डिटेल में 1 घंटा का घटना का उदाहरण देके जो प्रमाणित घटना है, मौखिक नहीं, जो प्रमाणित है, जिसके प्रूफ है, उसके आधार पर उसको बताया जा सकता है, ठीक है। एक क्रांति हुई बहुजनों की, हमारे महापुरुषों की, हमारे राजाओं की पराजय हुई छल कपट धोखे से, ठीक है, और उनका शासन स्थापित हुआ और उन्होंने अपनी संस्कृति का निर्माण किया, जिसको पहले ब्राह्मण संस्कृति कहा गया, फिर उसको वेद कहा गया, फिर उसको सनातन कहा गया,
और आजकल उसको हिंदू हिंदू कहा जा रहा है। मटेरियल वही है, समय के अनुसार उसकी पैकिंग बदली जा रही है ना? समझ पा रहे हैं भैया? पैकिंग बदली जा रही है। ये पहली क्रांति थी जिसमें छल कपट धोखे से हमारे राजा महाराजाओं का उनको कत्ल किया गया और उनको पराजित किया। ठीक है, पहली क्रांति। दूसरी क्रांति होती है उसमें ठीक 2000 वर्ष बाद, 2000 वर्ष तक मानवता तहस-नहस, शिक्षा दीक्षा जो मूल निवासी थे, जिन्हें आज हम SC ST OBC कहते हैं, या धार्मिक रूप से सिख मुस्लिम बौद्ध पारसी ईसाई कहते हैं, भारत में जो रहते हैं, तो वो मानवता खत्म कर दी गई और एक बहुत बड़े समाज का जीवन पशुओं से भी बदतर बना दिया गया। ठीक है ना? मोटी मोटी बातें ये हुआ।